नाज़रीन आदाब। मैं बहुत माजरत चाहता हूं कि तमाम तरह कोशिशों के बावजूद ये प्रोग्राम कल नहीं हो सका। प्रोग्राम का उन्वान था असली फिक्शन एक मुकालमा, और इस सीरीज़ के मैंने ऐलान किया था कि एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं असली फिक्शन एक मुकालमा के हवाले से के उन्वान से, जिसका आगाज़ कल होना था लेकिन कल ये आगाज़ नहीं हो पाया। लिहाजा आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं, बल्कि एक बड़ी शख्सियत, बड़ी मोतबर शख्सियत, बड़ी मुनफरिद शख्सियत और हर एतबार से एक काबिल इल्हार शख्सियत कहा जा सकता है, जिनका नाम है कासिम खुर्शीद। जनाब कासिम खुर्शीद साहब, मैं आपका अपने स्टूडियोज़ में खैर मकदम करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। कासिम साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि आपने अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारे छोटे से इसरार पे आप इस प्रोग्राम के लिए राज़ी हो गए, जिसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ। जनाब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं एक मुख्तसर से तारुफ के साथ कि ये कासिम खुर्शीद किस किस मैदान कहाँ बहुत एक्टिव रहे हैं या कहाँ इनके कंट्रीब्यूशंस हैं, किस किस फील्ड में, किस किस डोमेन में, डिसिप्लिन्स में इनका ताउन रहा है। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए ये अर्ज़ कर दूँ कि कासिम खुर्शीद एक कसीरुल जहद शख्सियत है। आपने अफसाने लिखे, आपने ड्रामे भी लिखे हैं, आप हिंदी से भी लगातार मुंसलिक रहे हैं, आप हिंदी ज़बान में भी लिखते रहे हैं। तो गोया इनका एक जो पर्सपेक्टिव है वो कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव इस लिहाज से कि उर्दू में क्या हो रहा है, ये तो उसके राइटर ही हैं बाज़ाब्ता, और हिंदी में भी जो कुछ लिखा जा रहा है कहानियों के हवाले से या फिर दूसरी जो असनाफ है उस पर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो इस हवाले से भी ये आवाज़ कासिम खुर्शीद की बड़ी मोतबर बन जाती है हम असली उर्दू फिक्शन के तनाजुर में, कि ये जानते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो मेरा पहला सवाल कासिम साहब आपसे ये है कि आपने अफसाने का इंतखाब क्यों किया अपनी फनकारी के लिए, अपनी क्राफ्ट के लिए? ये क्यों आपको ऐसा लगा कि आप अफसाना बेहतर लिख सकते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफरोज़ अशरफी साहब, और ज़ाहिर है कि सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इसलिए कि आपने एक बहुत ही अहम तरीन असली मौजू का इंतखाब तो किया ही है, और साथ ही ये सिलसिला जो आपने शुरू किया है, ज़ाहिर है इस सिलसिले में हमसे बेहतर लोग और आएंगे और उस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होगी। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और फिर जो आपने सवाल पोस्ट किया है इस पर हम गुफ्तगू करें बाज़ाब्ता तौर पर, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि चूँकि ये हमारे लिए एक तरह से बहुत ही तारीख़ी वाक़या आज का है, इस तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि आप खुद ही अंग्रेज़ी अदब के एक बहुत ही बेहतरीन तख्लीक़कार हैं और ख़ासकर असली तकाज़ों पर आपने बहुत काम किया है। उर्दू में भी आप लिखते रहे हैं, आपकी बहुत सारी किताबें भी मंज़र आम पर आ चुकी हैं। ज़ाहिर है आपके पास अपना एक विज़न है, तो ये इस विज़न को मलहूज़ रखते हुए आप असली तकाज़ों पर या कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पर आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक आपके जो आपने सवाल पोस्ट किया है, और उस सिलसिले का बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत सवाल ये था कि मैंने अफसाने का ही क्यों इंतखाब किया अपने शुरू सफ़र से। देखिए अफरोज़ साहब, चूँकि आप से गुफ्तगू करते वक्त बहुत मोहतात रहना पड़ता है तमाम लोगों को, इसलिए भी शायद मैं बिल्कुल शुरुआती दौर से ही मैं चाहता हूँ कि वो माहौल हो हमारे नाज़रीन, ताकि उनकी दिलचस्पी बरकरार रहे। हम बहुत रस्मी गुफ्तगू करेंगे नहीं इस सिलसिले पर कि आपके यहाँ एक चीज़ मैंने महसूस की कि आपने बड़े बड़े अदीबों को, बड़े बड़े शायरों को, जो ऐसा लगा आपको, ऐसा महसूस हो गया कि वो बिल्कुल असली मंजरनामे पर वो काम कायदे से नहीं कर रहे हैं या फैशन के तौर पर कर रहे हैं, तो आपने उनको एक तरह से रिजेक्ट भी किया है शुरुआती दौर से। और मैं बहुत खुश नसीब आदमी हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे आपसे वैसे मरासिम नहीं थे, सिर्फ अदबी मरासिम हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि आपने मेरी कहानी का इंतखाब किया था, कुछ और लोगों की कहानी का भी इंतखाब किया था, और उसका आपने तर्जुमा भी अंग्रेज़ी में किया। और इस तौर पर आपको ये महसूस हुआ कि हम लोग कम से कम आज के जो असली मंजरनामे पर काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं। यहाँ तक अफसाने के इंतखाब की बात आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हमने अफसाने का इंतखाब क्या किया। तो देखिए, असल में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी
पूरा जो लिटरेचर है, फिक्शन का लिटरेचर है, वो एक दास्तानी फिजा से वो शुरू होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम बचपन में भी दादी और नानी से कहानियाँ सुनते रहे। ये बहुत फितरी तकाज़े हैं मेरे घरों में, आपके घरों में, हर जगह पर। तो मैं भी अपने घर में अपनी दादी अम्मा से कहानी सुनता था, और वो जब तक मैं कहानी वाकई सुन नहीं लेता था मुझे नींद नहीं आती थी। ज़ाहिर है मेरी दादी अम्मा के पास उतनी सारी कहानियाँ तो थी नहीं, तो और बचपन जो है वो धीरे धीरे फिसल भी रहा था, लेकिन कहानियाँ भी उनसे फिसल चुकी थी। कई बार हम कहते थे अपनी दादी अम्मा से कि क्या हो रहा है, आपने फलां कहानी में ही तो ये चीज़ तो फलां कहानी में भी थी। कहीं नहीं बेटा, भी आगे सुनो ना, पहले आगे सुन तो लो, आगे दूसरा होगा। वो हमको बहलाती थी, लेकिन मैं समझ जाता था कि नहीं, अब दादी अम्मा के पास कहानियाँ नहीं, इसलिए वो एक कहानी दूसरी कहानी से मिला रही है। तो लेकिन ये कहानी की जो अपनी दिलचस्पी थी, ये जानते हुए भी कि वो एक कहानी को दूसरी कहानी के साथ जोड़ा जा रहा है, उसमें मेरी दिलचस्पी बचपन से किसी न किसी लाशऊरी तौर पर ज़रूर पड़ी होगी। और उसके बाद आप जैसा कि कह रहे हैं, और फिर ऐसे होता क्या है, अफरोज़ साहब की बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगियों में हुआ करते हैं। तो जब ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं तो वाक़यात जो है वो कहानी की शक्ल में ही आदमी जब भी बयान करता है, ज़रूरी नहीं कि हर तख्लीक़ार शायर ही हो जाए, हर तख्लीक़ार जो है वो ड्रामा निगार ही हो जाए, लेकिन कहानीकार सबके अंदर फितरी कहानीकार होता है। चाहे अलाव के बीच में आप कहानी कह रहे हैं, कहीं भी कह रहे हैं। तो दरअसल यही एक तहरीक कहीं न कहीं मेरे बचपन में रही कि मैंने कहानी की तरफ में आया। ये सही भी है जी कि फितरी रंग का ताल्लुक है जहाँ तक, जी। तो जाहिर है कि कहानियाँ गहरी में पैदा होती हैं, गहरी में पनपती हैं, परवान चढ़ती हैं, और फिर उस पर आपके अपने जहन के ऊपर ही मुनसर करता है कि कितना हसास आपका जहन है जी। और कितना जो है आप सेंसिटिव हैं उसके तई, जी। ताकि वो सारी चीज़ें आपके जहन में नष्ट करती हैं, वो मरतब हो जाती हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं आपके आर्ट के फॉर्म में उसका रिफ्लेक्शन भी शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही जनाब खुर्शीद साहब कि कहानियों का अपना एक मिजाज होता है, कहानियों का अपना एक माहौल होता है, और उन रवायतों में कहानियाँ पनपती हैं जिससे आपका ताल्लुक होता है। तो उस रवायत की पेश नज़र आपने जो एक अच्छा जवाब दिया कि भाई जाहिर है कि उसके लिए एक पस मंज़र की ज़रूरत है, उसके लिए एक बैकग्राउंड की ज़रूरत है, और उस बैकग्राउंड से होते हुए फिर आप ज़िंदगी की तपिश को और ज़िंदगी की तमाज़त को फिर महसूस करते हैं, और महसूस करते हुए अपने तमाम तजुर्बात मुशाहिदात को उसमें शामिल करते हैं। जाहिर है कि कैनवस पे चेहरे और आपका पोस्टर, ये दो आपके अफसानी मजमू हैं जनाब, जिसमें आपकी कई कहानियाँ मौजूद हैं। अब मुझे इत्तफाक है कि मैंने बहुत बेशतर कहानियाँ आपकी पढ़ रखी हैं। जी जी, ये मेरी खुशनसीबी, अपनी खुशनसीबी, चलिए मेरी भी खुशनसीबी कि मैंने आपकी बेशतर कहानियाँ पढ़ रखी हैं, और मुझे ये एहसास होता है कि कहीं न कहीं आपकी कहानियों में वो एक हकीकत पसंदी का भी उनसुर बड़ा गालिब है। जी जी। उसकी वजह क्या हो सकती है वो उस पर आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो ये महसूस होता है, जैसे आपकी कहानी बागदादा है या फिर आपकी कहानी पोस्टर है, तो इसमें एक जो शिद्दत है वहाँ पे भूख की शिद्दत मुझे नजर आती है कि भाई भूख की शिद्दत क्या होती है, और उस भूख की शिद्दत को न सिर्फ आपने महसूस किया बल्कि मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से आपने उसको फनपारे में भी बहुत खूबसूरती के साथ बरता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये बागदादा का किस्सा क्या है, इसमें वो जो ऑटोबायोग्राफिकल जो अनासिर हैं किस हद तक हैं और कहाँ तक हैं, इस पर आप रोशनी डालने की ज़रूरत करें। अफरोज़ साहब, अगर सच कहें तो एक तरह से आपने बहुत जज्बाती भी किया हुआ है। हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है कि हम माजी से कभी कट नहीं पाते। जो शख्स माजी से कटता है वो ज़िंदगी से कट जाता है। माजी से कटने का मतलब है कि आप ज़िंदगी में तो नहीं है कम से कम। तो दरअसल वाक़या हुआ तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से चेहरे याद आते हैं। कुछ वाक़यात ने बहुत सही कहा आपने कि पता नहीं एक हकीकत कौन सी यहाँ गालिब है, कहीं न कहीं भूख और भूख की शिद्दत को लेकर। तो मेरे साथ एक वाक़या हुआ, ज़िंदगी में और लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन उस वाक़या ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हमें। बहुत ही बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, और ज़ाहिर है मेरी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। मेरे एक भाई थे 2.5 साल के, एक भाई थे मेरे 6 माह के। ये वो दौर था जिस दौर में लड़कियों की शादी भी उस उम्र में नहीं होती है। तो मेरी माँ जो है वो विडो हो गई, फादर मेरे गुजर गए, और हम सुनते थे कि जो हमारे दादा हैं तो इनके जो और खानवादे थे वो ज़मींदारों का खानवादा था। लेकिन हमारे दौर तक आते आते जब तक हम लोग आए या फादर आ गए थे, तब तक ये ज़मींदारी थी नहीं कहीं। लेकिन वो बाहर से लोगों को लगता था कि ये बहुत ही ये रऊसा में शामिल हैं और इनके यहाँ बड़ी इनके अहवाल बड़े अच्छे होंगे। अंदरून सतह पर हालात अच्छे नहीं थे।
अब कहने में कोई मजाका नहीं है क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है। उस वक्त कोई नहीं कहता था शराफत से। उस वक्त पूछा जाता था कि आपने खाना खा लिया, तो हम कहते थे, जब स्कूल का ज़माना था, मैं स्कूल में जाता था, उसके बाद 2-3 दिनों तक वो फाका के तीसरा दिन चल रहा था, तो वो मैं जब स्कूल से घर लौटा, वो एक टिफ़िन में एक ब्रेक होता था अफरोज साहब, तो मैं जब घर लौटा तो पूछा हमारी फूफी जान से, मैंने पूछा उनसे कि फूफी खाना, तो फूफी जान ने कहा कि नहीं बेटा आज भी नहीं, आज चले जाओ। तो फिर वो स्कूल में असल में 1 घंटे की छुट्टी होती थी, फिर मैं लौट करके काको मिडिल स्कूल में चला गया। बच्चों ने पूछा, जो बच्चे टिफ़िन लेकर आते थे, बच्चों ने पूछा खाना खा लिया, तो हमने खाना खा लिया। तो क्या खाया? हम कहा कि पुलाव खाया, मुर्ग खाया, ये खाया, वो खाया। मतलब इस तरह की बातें जो हम अपने आप को छुपाने के लिए, दरअसल वो एक झूठ, ऐसा झूठ था जो हमको रुला रहा था अंदर अंदर कि मैं किसी से कह के क्या करूँगा। लेकिन वो शिद्दत तो थी। तो मेरे जो आपने जिस कहानी का भी जिक्र किया है, वो अभी भी आप अगर मेरे घर चले जाएं, मैंने उसे बहुत बचा के रखा हुआ है उस घर को, काको के उस घर को। तो आप जब चले जाएंगे तो वो मेरे ठीक बगल में बाग दादा का मज़ार है। तो वहाँ पर क्या होता था, काकों में और बीबीपुर का आप जानते हैं कि वो बीबीपुर में जो हज़रत बीबी कमाल की जो दरगाह है, तो वहाँ लोग ज़ियारत के लिए, चाहे कोई मामला हो, खतना हो, मुंडन हो, खुशी हो, गम हो, जो भी होता था, वहाँ लोग जाते थे चादर पोशी के लिए। तो चादर पोशी के लिए जब जाया जाता था तो उसमें तमाम जो छोटे बड़े मज़ार थे काकों में या उसके तरफ, तो वहाँ पर जो बीबियाँ होती थी वो जाती थी। उसी में एक मज़ार जो है वो बागदादा का मज़ार भी था, और बागदादा का मज़ार मेरे ठीक घर से मेरे मुल्हियत था। और उसके बाद मैं वहाँ देखा करता था कि उमूमन शाम का वक्त हुआ करता था, तो शाम के वक्त लोग उसमें मलीदा और रहम वो चीज़ें होती थी, वो वहाँ रखी जाती थी। और उसके बाद हम बच्चे उसको देखते रहते थे। वो लोग गए, वो रख के वहाँ से, और जाके हम उसको मलीदा और जो भी होता था, जो भी शिरनी होती थी, उसको लेके आते थे और हम बच्चे मिल करके उसको खा लेते थे। दरअसल उसी पूरे सानहे की कहानी, एक बार वो चीज़ें नहीं मिली थी, हम लोग भूखे थे और हमने जाके बागदादा के पास, जो बचपन की दुआ होती है, जाके बचपन की दुआ मैंने मांगी थी कि बागदादा, उनका एक बैकग्राउंड था कि उन्होंने बाघ को या शेर को मार डाला था। तो मैंने उनसे कहा था जाके, बहुत ही दस्तबस्ता गुजारिश की थी, मेरे बचपन ने गुजारिश की जाके उनसे कि बागदादा, आपके बारे में सुना है कि आपने तो शेर को मार डाला, भूख हमें मार रही है, क्या आप इसे नहीं मार सकते? बहुत बहुत इसमें जज्बातियत भी है, और जज्बातियत के अलावा जो अपने हालात ज़िंदगी के होते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन भी हम इसमें देख सकते हैं, जिसको आपने बहुत खूबसूरती से तस्लीम भी कर लिया कि जी हाँ, इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की भी मौजूद हैं। तो कहानी पढ़ने के बाद ये कारी को एहसास होता है कि इतनी शिद्दत बिना तजुर्बे के मुमकिन नहीं। क्या तो वो तजुर्बा बहरहाल उसकी शिद्दत भी उसमें मौजूद है। मैं कथा कलाम होता है, बड़ी अच्छी बात आपने कही, चूँकि वो छेड़ दिया अपने तजुर्बे के बाद। अब बड़ा हुआ, मैं फिर स्ट्रगल करने लगा, पटना जब आ गया तो हम लोग प्ले करते थे पोस्टर कहानी, कंटेम्प्रोरी उर्दू लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में आपने उसका तर्जुमा किया, वो छपी है, वो बहुत आज तक काफ़ी मेरे लगता है कुछ एक कहानी मेरी एक पहचान भी है वो पोस्टर की एक छोटी सी बहुत कहानी थी कि हम लोग जाते थे प्ले करने के लिए। तो अब खुद ही मैं डायरेक्टर था उस प्ले का, और हम लोग खुद ही रात के पिछले पहर सर्दियों की रात में निकलते थे पोस्टरिंग करने के लिए, पोस्टर छापते, खुद जाके पोस्टर चिपकाते भी थे हम, जो एक ग्रुप हम लोग का होता था, उसी में वो कहानी जी। तो आपने देखा होगा कि उसका मैंने जिक्र किया है कि लई का डब्बा जो है वो गायब हो जाता है, और उसके बाद उसकी तलाश करता है जो इसका हीरो है, उसके बाद वो मिलता है एक बहुत ही नहीफ सा बच्चा, दुबला पतला सा, उसके अंदर से लाइन निकाला। तो वो भी एक तजुर्बे की कहानी, जैसे मुशाहिदे की आपने कही कि वो भी एक तजुर्बे से। पोस्टर भी पर भी मैं आऊँगा पहले, ये तो बात सही है, ठीक है, ओके। लेकिन कासिम साहब, एक सवाल है मेरा जो मेरे जहन में हमेशा रहता है उर्दू असरी फिक्शन के हवाले से, कि तक़सीम हिंद पे बड़ी कहानियाँ लिखी गई, आपके बेशतर जो अफसानिगार उसी ज़माने के थे और उसी थीम पे लिखते रहे, और जो उनकी अजमत थी और जिस तरह से वो बड़े हुए और जो उनको बड़ा तस्लीम किया गया, उनको बहुत मोतबर भी तस्लीम किया गया, तो वो पूरी सीरीज़ जो राइटर्स की थी एक अहद ख़ास में मौजूद थी।
खास करके तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से जितने भी अफसानिकार उर्दू में आए, मंटू हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो, किशन चंद्र हो, गुलाम अब्बास हो, वगैरह वगैरह, पूरी एक फिरिस्त है। तो वो एक मखसूस वक्त का है वो, और अहद ख़ास जिसको हम कह लेते हैं, तो उसमें वो पनपे, उसमें वो आए, उसमें उनकी तहरीरें आई। उसके बाद से फिर उर्दू कहानी अफसाना जो है बिलखुसूस से ऐसा लगता है जैसे कि थम सके, फिर एक जमूद की कैफियत तारी हो जाती है उर्दू अफसाने के हवाले से। तो मुझे मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि क्या ऐसा हुआ कि सारे उर्दू के जो अच्छे राइटर्स थे एक ही वक्त में पैदा हुए और एक ही वक्त में ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर अफसानों के नाम पे उर्दू में कुछ ऐसा रहा नहीं गया जिसके ऊपर वाक़तन तबसरा किया जा सके, चाहे वो मौजू का इंतखाब, वो ही घिसी पिटी और वो पार्टीशन, और फिर उसके जो है कि तजादाद, और फिर उसकी सियासत, और फिर उसकी होलोकास्ट, और होलोकास्ट के बाद उसके असरात वगैरह पे जो भी आपके जहन पे आपके नफ्सियात पे जो मुरतब हुए, उसी को मिला जुला के वही घोल पिटा जाता रहा है बहुत अरसे तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उर्दू अफसाना किसी जमूद का शिकार हो गया है, तो इसके हवाले से आप क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी खूबसूरत, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसरन कहना चाहता हूँ कि जो हमारी, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब आपने किया अभी, कि जो हमारी तरक्की पसंद जो अदबी तहरीक हुई, तो जाहिर है वो तरक्की पसंद अदबी तहरीक थी क्या? वो जाहिर है कि वो हक की लड़ाई थी। पूरी दुनिया में वो लड़ाई लड़ी जा रही थी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लड़ी जा रही थी, वो रशिया में भी। बड़े नारे आए, अब बड़े नारे आए, बड़ी बातें हो गई। हुआ ये है उस ज़माने में, उस दौर में, कि उस ज़माने में इतनी इन्हमाक के साथ लोग तहरीक के लिए काम कर रहे हों, चाहे वो अदब के लिए काम कर रहे हों, तो उनके अंदर जो एक बहुत ही जो दयानतदारी रही, तो उस बहुत दयानतदारी, चाहे जितने भी कहानीकारों का नाम आपने अभी जिक्र किया, मैं फर्जन उनका जिक्र ना करूं, सिर्फ मतन के हवाले से गुफ्तगू करूं, तो मुझे ये लगता है कि उन लोगों ने जितना डिवोशन के साथ और जितनी ईमानदारी के साथ, और किसी को उजलत नहीं थी किसी सिलसिले में। आपसे भी ये कह के कहानियों को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि साहब ये उस दौर की कहानियां हैं, ये भूख के पेश नज़र लिखी गई, या रेप को पेश नज़र रख के लिखी गई, या और तहरीक को। दरअसल उस कहानियों में जो क्राफ्ट है वो तो सही है। तो उसने देखिए, वो सवाल मेरा वही है कि वो उस वक्त का तकाजा रहा हो या जो भी रहा, या फिर एक कोइंसिडेंस जो भी रहा कि जितने भी बड़े राइटर्स थे एक ही वक्त में आए और एक ही वक्त में वो खत्म चले गए, लेकिन उसके बाद से जो एक हेरिटेज आपके पास, बिल्कुल, या फिर उसका जो एक इनहेरिटेंस आपके पास हुआ, या वो रवायत जो थी, तो क्या उसी का तवाक़ुफ़। बहुत सही। देखिए मैं एकदम बहुत खूबसूरत बातें छेड़ी आपने कि साहब आप ये देखें कि उन लोगों ने जो तरक्की पसंदों के जरिए जो आई और उस पूरा डिवोशन आया, उसके बाद जो हमारा नया जो फिक्शन निगार आया, जो नई कहानियां आई, उसने क्या किया कि बजाय उसने अपनी राह चुनने के, बजाय नए दौर के जो चैलेंजेस उससे जूझने के, बजाय नई कहानियां लिखने के, उसने उन पुरानी कहानियों को जो प्रेमचंद ने लिखी, जो उसने दोबारा लिखना शुरू किया। ये जो फेलियर जो सबसे बड़ा है, ये आपको मैं तनकीद नहीं करता किसी कहानीकार की, मैं सबको मैं बड़ी इज्जत करता हूँ तमाम लोगों की, लेकिन आप देखेंगे लोग जो है प्रेमचंद बन गए, कुछ लोग मंटो, ये नए अहद के मंटो, ये नए अहद के प्रेमचंद, ये नए अहद के इसको ये नए अहद की ऐनी या कुर्रतुल ऐन हैदर। भाई क्या होता है नया अहद? भाई वो अपने अहद के लोग थे, वो अपने अहद के लीजेंड थे, आप अपने अहद के क्यों नहीं बने? तो दरअसल ये जो मामला हुआ, अफरोज साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्हीं कहानियों को इन लोगों ने रिवाइव करना शुरू किया एक तरह से, और सोचा कि चूंकि ये कहानियां हिट रही हैं, ये कहानियां चूंकि अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती हैं, ये कहानियां लोग पढ़ रहे हैं, ये शाहपारा है, तो हम भी जो अगर ऐसा लिखेंगे तो वो भी शाहपारा सिर्फ एक होता है, शाहपारे पर कोई शाहपारा नहीं होता है। तो दरअसल ये दो दौर आया अफरोज साहब, इस दौर ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि आज भी हम मंटो बनने की कोशिश करते हैं, प्रेमचंद बनने की कोशिश करते हैं। मॉडल से आप नहीं कर सके, उनके जो नक्श मुरत्तब हुए कभी नहीं करते, उन ज़हनों पे तख्लीकी नहीं हुआ। कोई बड़ा कहानीकार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाईजान, आज भी मैं आपके इस चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप दावा में करता हूं कि आज भी नई जनरेशन का कोई ज़ी-शऊर शख्स पढ़ता है सबको, लेकिन फिर वो लौट के मंटो की तरफ, फिर वो लौट के प्रेमचंद की तरफ जाता है। क्यों चला जाता है? वो नई जनरेशन का लड़का है, नहीं जाना चाहिए। आप उसे भेज रहे हैं वहां पर इसलिए कि आपने वैसी कहानियां लिखी नहीं। दावे आपके बहुत हैं, बड़े बड़े दावे हैं, आपका ग्रुप बना लिया आपने, एक बहुत दो रुपए का कहानीकार, उसने एक ऐसा ग्रुप बनाया, ऐसा ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया। भैया उससे नहीं होता भाईजान,
प्रेमचंद के पास कोई ग्रुप नहीं था, ऐनी के पास कोई ग्रुप नहीं था। सियासत भी तो रही है, वो सियासत बहुत जबरदस्त सियासत, उसमें मारे गए लोग। कासिम साहब, एक तो अच्छा है आपने जवाब दिया, सही है, क्योंकि जो वो शायद नफसियाती तौर पे आज का कारी भी मैं समझता हूँ कुछ हद तक उस तकसीम के हिसाब से बाहर नहीं निकल सकता है, जिसकी वजह यह है कि उन कहानियों की जो रिपीट की जा रही हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनती जा रही है। हमारा जहन भी शायद इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हम नए चैलेंजेस के साथ इंहराफ करेंगे, नए तकाजों को इग्नोर करेंगे और उसी एक सेट पैटर्न या फिर हमारे पास जो एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर अफसानिगारी के नाम पे आता रहा उसमें हम कुछ वेरिएशंस लाएंगे, बल्कि असरे नौ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उर्दू फिक्शन में नहीं हुआ है जिसे हम कहें कि जिसने उर्दू कहानी की सिमत को बदल दिया। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको देखिए अफरोज साहब, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आखिर किसी ने ये बिल्कुल गलत बात कही जाती है कि हर जगह जो आप लोग बहुत से लोग कहते थे कि यहाँ पर ये सियासत हुई, वो सियासत, अदब उदब में सियासत चलती होती नहीं है, तख्लीकी अदब में तो और नहीं चलती। भाई आप कारी को पूछ लीजिए, जो आपका कारी है ना, उसको उससे बात करें ना। हम लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मैं बड़ा, आप बड़े, वो बड़े। कारी बताएगा कि कारी, यहाँ पर कारी ने नहीं बताया है, यहाँ पर आपस में हम लोगों ने एक दूसरे को बड़ा किया या छोटा किया है। तो ये उसकी बुनियादी वजह है, वही कॉम्प्लेक्स है। प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया था, मंटो ने ऐसा नहीं किया था, इन तमाम कहानीकारों ने ऐसा नहीं किया था। उनका कारी आज भी नया कारी बन रहा है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। कासिम साहब, असल जब हम उर्दू फिक्शन या उर्दू अफसाना बिलखुसूस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू शॉर्ट स्टोरी के टेम्पर जो रहा है, टेम्पर जो लफ्ज़ टेम्पर अंग्रेजी में बड़ा मतलब एक उसके बड़े मफहूम होते हैं, तो ये टेम्पर हम उसको चेंज नहीं कर सके और किसी ना किसी तरह से उस नैरेटिव को बार बार हम दोहराते हैं। जैसे हमारी उर्दू कहानियों में वो एक नॉवेल्टी नहीं आ सकी या फिर इसके डायरेक्शन में कहीं पे कोई काबिल कदर फर्क नुमाया नहीं हो सका। देखिए अफरोज साहब, हम फिर मैंने कहा था कि मैं बहुत जगह हम लोग कोशिश करें फॉर्मल होने की भी, ये इनफॉर्मल होने की भी। साहब आप खुद, आपने किताब आपकी आई अंग्रेजी में, उर्दू एंड हिंदी इंटीग्रेशन नैरेटिव फिक्शन, ये किताब है आपकी। मैं जो कह रहा हूँ ये किताब है आपकी मौजूद। आप जिस मौजू पर अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी बड़ी खुशनसीबी है अफरोज साहब, आप भी जानते हैं कि राइटर रहा हूँ। मैंने सिर्फ उर्दू में काम नहीं किया, वैसे ही हिंदी में भी मैंने काम किया और आप लोगों की तवज्जो से अंग्रेजी में भी चीज़ें आ गई। तो उससे ये अंदाज़ा हमें हुआ एक ग्लोबल लेवल पर कि हमारे यहाँ कहानी में क्या हो रहा है मौज़ूआती एतबार से, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और हिंदी जो हमारे, ज़ाहिर उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों को हम बिल्कुल अलग नहीं मानते हैं, मन की सतह पर और अलग नहीं मानते। मैं देख रहा था कि साहब उर्दू में क्या हो गया साहब, उर्दू वाले लोग कहानी तजुर्बा करते हैं इस तरह से, ये तजुर्बा उनका इतना एक्सेप्टेड क्यों नहीं होता है जो हिंदी में हो गया है। हिंदी में बड़ी कहानियाँ लिखी गई, माफ़ कीजिएगा, आज भी बड़ी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, आज भी बड़े मौज़ूआत टच किए जा रहे हैं, हर मौजू पर वो लोग लिख रहे हैं। और वो आपने खुद ही काम किया है, मैंने आपकी इस किताब को मैंने मुताला किया है और आपने हिंदी कहानियों की आपने तारीफ की है। आपने कहा कम से कम एक लेवल पर, मज़्न के लेवल पर, तजर्बे के लेवल पर, मुशाहदे के लेवल पर उन लोगों ने कोशिश की है और आज के मसाइल से वो लोग जूझते रहे हैं, उस चेन को ब्रेक किया है। बहरहाल ये तो मैं समझता हूँ कि ये कोई एक तरह का लैमेंटेशन ही इसको कह सकते हैं कि इसमें हम लोग अपना सीना पीटते रहे कि जाहिर है कि उर्दू अफसाने में कहीं पर से ऐसा कि ज़िंदगी की नाहमवारियाँ तो कहीं मौजूद हैं, लेकिन वो नए तकाज़े जो बहरहाल जिसमें कहा जाए कि हमारे ने वो न्यू पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हो सकते थे, नए सियासी तकाज़े भी हो सकते थे, हमने उस जहन को तैयार नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारा अपना एक फेलियर रहा कि हम उस जहन को नहीं तैयार कर सके जिससे जो कि नई चीज़ों को अकोमोडेट कर सकता, चाहे वो जदीद टेम्पर हो, चाहे वो माबाद जदीदियत का टेम्पर हो। और ख़ास करके माबाद, आपके यहाँ कितनी कहानियाँ लिखी गई, मेरा सवाल आपसे है कि आपके यहाँ कितनी कहानियाँ लिखी गई जिन कहानियों के ज़रिए एक एहतसाब हो सकता कि भाई ये ऐसी कहानी है जिसमें माबाद जदीद टेम्पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहीं पर आप किसी एक कहानी का आप इंतखाब कर सकते हैं, किसी एक कहानी के बारे में आप ये कह सकते हैं किसी हवाले के साथ कि भाई ऐसा है कि इसमें ज़िंदगी के तमाम नशीब व फराज और ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियाँ मौजूद हैं
और न सिर्फ ये कि ज़िंदगी की नाहमारियाँ मौजूद हैं, बल्कि ऐसा है कि इसमें कुछ माबाजदीद रवैयों की भी तपिश मौजूद है। बहुत सही कहा। देखिए, आपने हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीजेंड नक्काद वहाब अशरफी साहब हुए, उन्होंने एक काम किया माबाद जदीदियत को लेकर और बड़ी बहस की, बहुत ही। मैं उन बहसों में जाना नहीं चाहता, हमारे कारी और उन्होंने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है उस पूरे इसको अगर आप मुताला करेंगे तो वो क्या ये है कि ये जो फेज़ हमारा था, एक तो जदीदियत और माबाद जदीदियत ज़ाहिर, और ये चीज़ें आ रही है डिराइव कहाँ से कर रही है तरक्की पसंद, जिसका जिक्र अभी आपने कहा कि हम लोगों ने क्या किया कि तरक्की पसंदी का एक हल हम लोगों ने निकाला। नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ कि एक वक्फा हो गया ज़रूरी तौर पे, तो इस वक्फे के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने, और मेरे साथ मेरे जी वक़ार मेहमान जनाब कासिम खुर्शीद भी मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक दो चार सवाल के बाद मैं डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आप टीवी से भी जुड़े रहे, अब उर्दू अफ्तानिगारी से थोड़ा हट करके इधर आते हैं और देखते हैं कि आपकी अपनी मशगूलियात किस तरह की रही हैं, इसलिए कि आप एक जाहिर है कि न सिर्फ उर्दू बल्कि आप कई डिसिप्लिन से आप जुड़े हुए हैं, जिसमें टीवी भी है, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, आपने बड़े बड़े नाकदीन पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें वहाब अशरफी पर भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, दूसरे राइटर्स पर भी और क्रिटिक्स पर भी आपकी बड़ी तफसीली निगाह रही है। और जाहिर है कि तमाम चीज़ों से होते हुए उस आग में आप तपे हुए हैं, अब पूरी तमाज़त उसके अंदर आप मौजूद है। इस तमाज़त का आपने भरपूर इस्तेमाल भी किया है और बड़ा तख्लीकी इस्तेमाल किया है, और ये आपकी अपनी काविशों का और आपकी अपनी सलाहियतों का इसमें अमल दखल भी रहा है। तो इस टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाने में आप वो क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आई, खास करके उर्दू के हवाले से? बहुत उम्दा बातें अपने हुई हैं आज पहले फेज़ में, और ज़ाहिर है कि इस फेज़ में चूँकि मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर हमने काम किया है। अफरोज़ साहब, एक बात हमारे जहन में हमेशा रहती है, आप तो नक्काद भी हैं, अच्छे नक्काद हैं माशाल्लाह, तो आप चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि कोई शख्स जो तख्लीक़कार है वो किसी ख़ास सिन्फ़ का हो ही नहीं सकता है। वो इससे नहीं हो सकता है कि सिन्फ़ क्या है, सिन्फ़ एक मतन है कि मतन अगर है उसे पेश करने के लिए आपको कोई फॉर्मेट चाहिए। तो सिन्फ़ जो है दरअसल एक फॉर्मेट का नाम है कि चाहे आप उसे अफसाने में डालो, चाहे आप उसे नावल में डालो, चाहे उसे शायरी में डालो या फिल्म में डालो, जिसकी तरफ आप आ रहे हैं, या कभी कभी और दूसरे फ़नून लतीफ़ा उसका भी जिक्र कर सकते हैं। ना ये कि जब फॉर्मेट का जब सवाल आया तो मेरे पास अगर सिर्फ इतना विज़न ज़रूर रहा, जैसे आपने कहा कि हम विजुअल मीडियम में कैसे किया, तो विजुअल मीडियम का ऐसा सवाल हो गया जब मैं कंपटीशन दे करके क्लास 1 ऑफिसर हुआ, और इत्तेफाक से उसी पर हुआ, टेलीविज़न में हुआ था, तो हमें ज़ाहिर बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग तो और लोग भी करते हैं, हमसे बहुत बेहतर टैलेंट वाले लोग ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग आप चाहे जो जहाँ भी कोई भी ट्रेनिंग कर लें, लेकिन जो बुनियादी चीज़ होती है वो उसकी अपनी तख्लीकियत होती है, अपना उसका विज़न होता है। तो हमारा एक बैकग्राउंड चूँकि कहानियों का, चूँकि ड्रामों का, चूँकि शायरी का रहा किया, तो हमें जब हम विजुलाइज़ करने लगे तो उसमें हमें बहुत मदद मिली, काफ़ी इसमें बहुत मदद मिली हमको, मैं क्या बताऊँ आपको। और यहाँ के बिहार की टेलीविज़न की फिल्म आई, एजुकेशनल टीवी जो शुरू हुआ, तो वो नाचीज़ ने शुरू किया, पेड़ हमारे साथी नाम की एक फ़िल्म बनाई हमने, और वो नेशनल नेटवर्क में टेलीकास्ट हुई। उसके लगभग 1400-1500 डॉक्यूमेंट्रीज़ और टेली फिल्में और सब कई के तो आप चश्मदीद गवा रहे हैं। हमारे कई प्रोग्राम हमने किया, हमारे कई प्रोग्रामों में आप भी हमारे साथ रहा किए हैं। और जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट्री एक काम और किया हमने कि यहाँ के जो लीजेंड राइटर्स हैं खासकर बिहार के, उन पर हमने 13 एपिसोड किया था, जिसमें 2 तो सिर्फ वहाब साहब पर किया था और बाकी जो हमारे यहाँ के राइटर्स हुए थे, और वो नेशनल नेटवर्क में टेलीकास्ट हुआ। तो हमें फ़ायदा ये मैं कर सकता था, यानी मैं या हमारे जैसे लोग कर सकते थे, इसलिए कि हमारा सीधे लिटरेचर से भी ताल्लुक़ था, लिखने पढ़ने से भी ताल्लुक़ था, और विजुअल मीडियम ने हमने बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग की। तो वो ट्रेनिंग हमको आई, और उसके बाद हमने उस पर फिल्में बनानी शुरू की टेलीविज़न के लिए, और चाहे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, टेली फिल्में भी हमने बनाई, और उसमें वगैरह आप लोग की बड़ी दुआएं रही हैं, मिली हैं। और आज भी सबसे बड़ी बात है कि आज भी अफरोज़ साहब, मैं दूरदर्शन के साथ आज भी काम करता हूँ, आईना प्रोग्राम आप जानते हैं, मैं उसे देता हूँ, और उनकी कई कमेटियों में मैं काम करता हूँ। तो एक ये सिलसिला हमारा सिर्फ उसकी वजह से, जैसा कि सवाल आपने पोस्ट किया था
कि कैसे आया, तो दरअसल मैं मानता हूँ कि मैं इसको एक सिर्फ का एक हिस्सा मानता हूँ, एक फॉर्मेट का एक हिस्सा मानता हूँ, और जो मुझे वहाँ से मिला था और ट्रेनिंग के बाद मुझे और सहूलत मिली, मुझे और कंफर्टेबल हुआ, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। कलाम के लिए मदद चाहता हूँ जी। डॉक्टर साहब, आपने एक सवाल मेरा और है, उर्दू अफसाने पे हम लोगों ने बहुत गुफ्तगू कर ली, लिहाजा इसको यहाँ पे हम लोग रुकते हैं ज़रा सा, और जाहिर है कि इस गुफ्तगू के बाद मुमकिन है कि ऐसे हजरात और ख़ास करके नाक़दीन उर्दू अदब की निगाह ऐसे मसले पर जाए, अब उस तरह के सवालात भी अपने लोगों से कर सकें, अपने लोगों से कर सकें कि भाई ऐसा है कि उर्दू अफसाने में जमू की कैफियत क्यों है, पहला सवाल है। और फिर दूसरा सवाल कि आज अफसाने का मनसब क्या है, गोया कि आप भी लिख रहे हैं, अब्दुल समद भी लिख रहे हैं, शौकत हयात भी लिख रहे हैं, हुसैन उल हक भी लिख रहे हैं, अली इमाम भी लिख रहे हैं, गोया ये तमाम लोग हैं जो आपके अरबी मंजरनामे पे खास करके अफसानेगारी के हवाले से वो छाए हुए हैं। बल्कि इनके अलावा अगर अहमद सगीर एक लड़का है, वो साहब भी लिख रहे हैं। तो लिखना बहुत अपने आप में बहुत लिखना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसमें सब्सटेंस क्या आ रहा है और आप किस तरह से उर्दू अफसाने के साथ जस्टिस कर सकते हैं, या फिर इसकी रवायत को आप बदल दें, या फिर इसमें कुछ मौज़ूआत के इंतखाब से ऐसी चीज़ आए जैसे एक हम कहें जैसे दूसरी ज़बानों में अफसाने लिखे जा रहे हैं, हिंदी में जिस तरह से कहानियाँ लिखी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की कहानियाँ उर्दू ज़बान के मुकाबले में आगे हैं। मुझे कहने में कहीं पर ये हिचक नहीं है, कोई बात नहीं है, और मैं बेबाकी के साथ मुझे कोई आर नहीं है कहने में, वो ठीक है कहने में कि उर्दू अफसाने के मुकाबले हिंदी कहानियाँ हम समझते हैं कि आज बेहतर कर रही हैं। कल का क्या मामला है वो उस पर आप रोशनी डाल चुके हैं। अब उर्दू अफसाने की तरफ से निकलते हुए एक ड्रामे की तरफ आते हैं, एक दूसरा मसला है जो जाता है। मैं चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि चूंकि आप ड्रामा करते भी रहे, भी रहे, दोनों चीज है, जो लिखता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो लिखता नहीं है, लेकिन आप में एक इम्तिजाज है, और आप ये भी है कि आप ड्रामे से जुड़े रहे हैं। जुड़ने से मुराद ये कि आपने बाद अब तक एक्टिंग भी की है, आपने डायरेक्शन भी किया है, आपने ड्रामा लिखा भी है। एक ड्रामा आपका है तमाशा, जो शायद शाया भी हो गया, आपने उसको किताब मतन से मुकालमा में भी शायद कहीं आपने उसको इंक्लूड किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है कासिम साहब कि उर्दू में ड्रामे का न सिर्फ एक फौकदान है बल्कि इसके सारे तस्वुरात ही ख़त्म है। बहुत सही बात कही। मैं थोड़ा सा वक्फा नहीं चाहूँगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा सी तफसीली गुफ्तगू मैं करूँ। बड़ी अच्छी बात कही। मैं ख़ास की इस पर काम मैं करता रहूँ कि हमारे यहाँ जो उर्दू ड्रामे का तस्वुर है, या उर्दू स्टेज कहें, हम अभी उर्दू ड्रामा न कहें, उर्दू स्टेज कहें, जो आगा हशर काश्मीरी से शुरू हुआ और शायद वहीं ख़त्म भी हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस तौर पर आगा हशर काश्मीरी ने जिस तरह से थिएटर को, उर्दू थिएटर को पूरी से, जिसको आप पारसी थिएटर कहें चाहे जो भी कहें, लेकिन वह दरअसल उर्दू थिएटर में उसको मानता हूँ कि उर्दू थिएटर का फ़रोग़ उन्होंने दिया। फ़रोग़ ही नहीं दिया, बल्कि जिस तरह एक्टिविस्ट होते हैं, प्ले करते हैं, बादल सरकार वगैरह ने प्ले किया और लोगों ने बांग्ला में किया है, दूसरे ज़बानों में किया है, शेक्सपियर के यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं, तो इस तौर पर आगा हशर काश्मीरी ने काम किया। उसके बाद मैं ये देखने लगा कि भाई हमारे यहाँ ड्रामे तो बहरहाल उर्दू में लिखे जा रहे थे, ड्रामे उर्दू में लिखे गए, लेकिन वो स्टेज की जो अपने लवाजमात होते हैं, स्टेज की जो ज़रूरतें होती हैं, स्टेज के जो अपने होते हैं, उसके साथ जोड़कर इन लोगों ने नहीं लिखा। और नतीजा ये हो गया कि ड्रामा जो हमारे यहाँ उर्दू में ज़्यादातर ड्रामे अदबी नौइयत के रह गए, यानी स्टेज की अपनी ज़रूरतें हुआ करती हैं। मुझे एक फ़ायदा ये मिला कि चूँकि मैं इप्टा से जुड़ा रहा, मैंने बहुत सारे प्लेस किए, और प्लेस करने के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि हम जो ज़बान लिखते हैं, ज़ाहिर है वो उर्दू और हिंदी की मिली हुई ज़बान होती है, लेकिन उर्दू में हमने ड्रामे लिखे। और उर्दू ड्रामे का मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं यहाँ पर वन एक्ट प्ले फेस्टिवल हुआ था यहाँ पर, तो एक और हिंदुस्तान ड्रामा लिखा। उसके लिए उसकी एक लंबी कहानी है, उसको उर्दू स्टेज के नाम पर उसकी एंट्री हुई थी, और उसको अवार्ड भी दिया था जगन्नाथ कौशल वगैरह से, उस ज़माने में उसको वो मिला। और उसी के बाद हमने ये किया कि साहब के जो स्टेज प्लेज हैं वो भी मंजर आम पर आने चाहिए, जो जिसमें स्टेज है, स्टेज कहा जाए वो नहीं। कि उसी एतबार से जो तमाशा जिसका आपने जिक्र किया कि मेरी जो नई किताब आई है तमाशा, जिसमें लगभग 8 से 10 ड्रामे हैं, सब के सब उर्दू स्टेज प्लेज हैं डॉक्टर साहब। और मैं ये समझता हूँ कि उर्दू में लिखा गया, उर्दू के स्टेज के लिए लिखा गया,
शायद ये बाज़ाब्ता तौर पर शायद मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है दुनिया में करने वाले लोग बहुत हैं, मेरी एक अदना सी काविश है और हमको लगता है इसको लोग इससे सराहेंगे कि ताकि मैंने उन सारी चीज़ों को जो हिंदी में या बांग्ला स्टेज में या अंग्रेजी स्टेज में जिसको मलहूज़ रखा जाता है, प्लेज में जो तमाशा जो किताब हमारी आई है उसमें ये सारे ड्रामे शामिल हैं और आप देखेंगे कि उर्दू ड्रामे का तस्वुर जो है वह मैंने काश्मीरी के बाद मैंने लाने की कोशिश की और इसीलिए उसका जो प्रीफेस है वो मैंने आगा हशर काश्मीरी को ही डेडिकेट किया है। जी जाहिर है कि आपका जवाब काफ़ी तशफ़ी बख्श है और आपने उन तमाम फैक्टर्स से असबाब को भी देखा कि उर्दू में ड्रामे का फरोग क्यों नहीं हो सका और अगर नहीं हुआ तो उसके असबाब क्या थे जिसकी वजाहत आपने बहरहाल कर दी। जाहिर है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एक निशिस्त में तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना या फिर उनके साथ जस्टिस करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए बार बार आपको आप जैसी अहम जहत और कसीरुल जहत शख्सियत के साथ बैठने का एक ऑनर और एजाज़ भी मुझे हासिल हुआ और मेरा अपना इम्तियाज़ भी मैं इसे अब तस्लीम करता हूँ कि भाई चलो वक्त याद रखेगा कि अफरोज़ शफीक कासिम खुर्शीद के साथ भी कभी देखा था। अरे बड़ी मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब। अब सवाल जहाँ तक है तो सवाल नामा तो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी खत्म हो, सवाल आप जिंदा रहेंगे। अच्छा शेर है कि जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। आप इसे एक पड़ाव समझिए, सिलसिला इंशाल्लाह जरूर जारी और सारी रहेगा। जिंदगी है तो फिर गुफ्तगू जारी रहती है। जी तो ये थे जनाब कासिम खुर्शीद साहब जिनसे गुफ्तगू का मौका आज मिला। असरी फिक्शन एक मुकालमे के हवाले से बड़ी जामा बड़ी कम्प्रहेंसिव गुफ्तगू हुई, बड़ी सैरहासी गुफ्तगू हुई और मुझे यकीन है कि नाज़रीन ने भी इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाया होगा। मैं बतौर एंकर उन तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस प्रोग्राम से जुड़े, मुंसलिक हुए और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी आपकी शमूलियत इसी तरह से होगी जिस तरह से आज है। मैं जनाब सफदर इमाम कादरी, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी हाँ, और मैं कासिम खुर्शीद साहब का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ। जाहिर है कि उनकी बड़ी अनायतें मेरे ऊपर रही हैं और मैं इसका कहाँ एतबार कहाँ जिक्र करूँ, लेकिन ये कि ऐसा लगता है कि उनकी मानियत में हमेशा मुझे मिलती रही है, उनका कोऑपरेशन मुझे मिलता रहा है और आइंदा भी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर अगली मुलाकात होगी असरी फिक्शन एक मुकालमा के हवाले से किसी दूसरे मेहमान के साथ, किसी दूसरे ज़ी वक़ार मेहमान के साथ। तब तक आप अफरोज़ शफीक आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।